अब हम जनवादी कहानी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना के साथ एक दृष्टिवान विचार को लेकर साहित्य में बहस प्रारंभ हुई तथा 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ ही जनवादी कहानी आंदोलन की शुरुआत की गई। कलम, कथन, उत्तर गाथा, उत्तरार्ध, कंक आदि पत्रिकाओं में जनवादी कहानी की व्यापक चर्चा प्रारंभ हुई। इस कहानी आंदोलन ने व्यापक दृष्टि रखते हुए अपने आप को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा तथा प्रेमचंद, यशपाल, रांगे राघव, अमरकांत, मार्कंडे की कहानियों से जोड़ा। इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, इसराइल आदि का नाम भी आता है। रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, हेतु भारद्वाज, असगर वजाहत, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, सुरेंद्र मान, धीरेंद्र अस्थाना आदि कहानी की जनवादी परंपरा के आधुनिक हस्ताक्षर हैं। जनवादी कहानी अपनी मूल प्रकृति में सामान्य जन की पक्षधर रही है, जिसकी शुरुआत हमें प्रेमचंद की कहानियों में देखने को मिलती है और कुछ न कुछ झलक उपर्युक्त वर्णित विभिन्न आंदोलनों में भी झलकती है। किंतु जनवादी कहानी ने आम आदमी के संघर्ष को समांतर कहानी की भांति कृत्रिमता अथवा बनावटी ढंग से ना गढ़कर सहज रूप से अभिव्यक्त किया। जहां एक और जनवादी कहानी आंदोलन ने हिंदी की मुख्य धारा से जुड़कर एक ऐतिहासिक कार्य किया, वहीं अधिकांश लेखकों ने किसान जीवन की वास्तविकता को बिना जाने पहचाने, मजदूरों की समस्याओं को बिना नज़दीक से महसूस किए कहानी लिखी, जिसके कारण ये जनवादी कहानियाँ एक रिपोर्ट मात्र बनकर रह गई। जनवादी कहानियों में ग्रामीण पृष्ठभूमि पर अधिक कहानियाँ लिखी गई। जनवादी कहानीकारों ने वर्ग संघर्ष चेतना को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया। इसे प्रगतिवाद का नया एवं गद्यात्मक संस्करण भी माना जा सकता है। अधिकतर जनवादी कहानियां राजनीतिक है। कुछ प्रमुख जनवादी कहानियां इस प्रकार है। स्वयं प्रकाश की आसमां कैसे कैसे,
रमेश उपाध्याय की कल्पवृक्ष, धीरेन्द्र अस्थाना की लोग हाशिए पर, सुरेंद्र मनन की खून की लकीर, राजेश जोशी की आलू की आंख आदि कहानियों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। जनवादी कहानी आंदोलन का समय एक ऐसा समय था जब भारत में अनेक स्थानों पर नक्सलवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। फलतः दलित और पिछड़े वर्ग समुदायों में जनवादी मूल्यों और अधिकारों के लिए चेतना आ गई थी। मूल रूप से दलित और स्त्री विमर्श अंतिम 2 दशकों में व्यापक फलक पर उभरे। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक, आदिवासी तथा तत्कालीन बाजारवादी शक्तियों का भी यथार्थ अंकन इन कहानियों में मिलता है। सतीश जमाली की चर्चित कहानी पुल एक ऐसी रचना है जिसमें महानगरीय जीवन के उन तमाम मजदूरों की बदहाली का चित्र खींचा गया है जो इन बड़ी बड़ी इमारतों को बनाकर उसी में भिखारी बन जाते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी ने मंटो की वापसी में मंटो को उन सभी स्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करता दिखाया है जो उसे नक्सली बनने के लिए मजबूर करते हैं। असगर वजाहत ने स्विमिंग पूल कहानी संग्रह में अपने समय की विद्रूपताओं और विरूपताओं को कहानी का विषय बनाया है। उनकी मछलियां कहानी राजनीतिक विद्रूपताओं की ओर संकेत करती है। मरने वालों की जगह कहानी में स्वयं प्रकाश अपने संस्कारों में जकड़े मध्यम वर्गीय परिवार की बात करते हैं, तो पार्टीशन कहानी में सांप्रदायिकता के वास्तविक स्रोतों तक पहुंचने की कोशिश की गई है। आदमी की जानवर बैल में बदल जाने की पीड़ा को स्वयं प्रकाश ने कहानी नैन्सी का घोड़ा में चित्रित किया है। विजयकांत की सभी कहानियां वर्ग चेतना या वर्ग संघर्ष को बड़े तीखे स्वर में उभारती है। ये सभी कहानियां सामंती उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ दलितों में जन चेतना जागृत करती है। इसी दौर में संजीव ने अपराध एवं पिशाच जैसी बेहद चर्चित कहानियां लिखी। अपराध नक्सलवादी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी में भ्रष्ट पुलिस तंत्र, नौकरशाही का बोलाबाला, इस कहानी में भ्रष्ट पुलिस तंत्र, नौकरशाही का बोलबाला एवं न्याय व्यवस्था का दोहरा चरित्र सभी की कलई खोली गई। तो पिशाच कहानी में बदलते ग्रामीण परिवेश और वर्ग स्तरों को पूर्ण यथार्थता के साथ चित्रित किया गया है। हरि भटनागर ने लड़के कहानी में 2 बंधुआ मजदूरों के जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जो कभी भी हवेली से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब उन्हें वो अवसर मिलता है तो उन्हें स्वच्छंद जिंदगी का एहसास होता है। शशांक की दर बदर कहानी में जीविका के प्रसंग में विस्थापन की यंत्रणा को चित्रित किया गया है। 90 दशक के समाप्त होते होते हिंदी कहानी के विषय में कतिपय
निष्कर्ष साफ साफ दिखाई देते हैं। जनवादी प्रगतिशील कहानी धारा ही हिंदी कहानी की मुख्य धारा बन गई। अकहानी तथा समांतर कहानी जैसे आंदोलनों की निरर्थकता ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी है। अति क्रांतिकारिता और वर्ग संघर्ष के सरलीकरण से हिंदी कहानी को पूरी तरह मुक्ति प्राप्त हो गई तथा कथाकारों का ध्यान कहानी के रचना प्रक्रिया की ओर गया। लोक और क्षेत्र के गद्य ने हिंदी कहानी की भाषा को नई अर्थवत्ता प्रदान की। इसीलिए जनवादी तथा प्रगतिशील कहानीकारों ने कलात्मकता की बुलंदियों का स्पर्श किया है। निम्न वर्ग एवं मध्य वर्ग अब कहानी का केंद्रीय चरित्र नहीं रहा है, प्रत्युत व्यापक जीवन फलक को समेटने का प्रयास हिंदी कहानी में होने लगा। हिंदी कहानी में नए प्रयोग अब कम हुए। फैंटेसी तो बहुत ही कम लिखी गई, किंतु इसके अभाव में हिंदी कहानी के शिल्प विधान में बराबर एक निखार आता गया। जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग हिंदी कहानी में बराबर होता रहा है, किंतु इस कहानी में व्यंग्य के साथ गतिशील यथार्थ के संवेदनशील चित्रण पर अधिक बल रहा। 20वीं सदी का अंतिम दशक, जहां उदारीकरण, देशी पूंजीवाद, खुले बाजार को लेकर अत्यधिक भयभीत था, वहीं मंडल कमीशन और बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस का भी समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा था। उसके बावजूद यह काल स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की कहानी को लगातार पत्र पत्रिका के माध्यम से एक नया मंच प्रदान कर रहा था। उसी क्रम में जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सलाम वर्तमान समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव की स्थितियों पर प्रकाश डालती है, वहीं घुसपैठिए कहानी आरक्षण की समस्या पर आघात है। प्रहलाद चंद्र दास की बैंगनबाड़ी ने दलितों की सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष की चर्चा की है। मोहनदास नेमिशराय की कहानी अपना गांव जमींदारी व्यवस्था में हो रहे शोषण की यथार्थ गाथा है। इसके अतिरिक्त जयप्रकाश करदम की चमार, रतन कुमार सांभरिया की शर्त, गौरी शंकर नागदेश की जंगल में आग, श्रवण कुमार की धब्बा, वीएल नैयर की चतुरी चमार की चाट, मोतीराम की खुरपी आदि दलित संवेदना की कहानियों के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त अंतिम दशक में कुछ अन्य विषयों जैसे राजनीति तथा समाज पर भी कहानियां मिलती है। मैत्री पुष्पा ने शतरंज के खिलाड़ी में राजनीति में व्याप्त विद्रूपताओं का यथार्थ चित्रण मार्मिक ढंग से किया है। इस दृष्टि से उदय प्रकाश की और अंत में प्रार्थना कहानी राजनीति के अनेक रूप दिखाती है। पाल गोमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की
उदय प्रकाश की जो कहानियाँ हैं, राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलती नजर आती है। इस तरह हिंदी कहानी साहित्य लगभग अपनी विकास यात्रा के 100 वर्ष पूरे करती है और निरंतर उसमें कथ्य और कला पक्ष को लेकर नवीन प्रयोग दिखाई पड़ते हैं।